हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का आपका चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का द लास्ट लेसन देखेंगे। लास्ट लेसन आपने समरी हर जगह पढ़ी होगी, बट जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत कम लोग कराते हैं और वो बहुत ज़्यादा आपको पूछे भी जाते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल क्वेश्चन का जो सीरीज़ थी वो 2022 में स्टार्ट करी थी सीबीएसई ने, एंड 22 में थोड़े बढ़ाए, फिर 23 में और थोड़े बढ़ाए, 22 में तो सिर्फ सैम्पल पेपर में आए थे, 2023 में आपके पेपर में भी आए, 2024 में भी पेपर में आए और ज़्यादा आने लगे। एंड अब आपका जो 2025 में पेपर होगा तब तो आपके अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आएंगे। सैम्पल पेपर में भी आप देख सकते हैं सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया, मैंने उसकी वीडियो भी डाल रखी है। तो आज से हम चैप्टर नंबर 1 की, और यहाँ पे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे जो कि आने वाले हैं आपके पेपर में। ज़्यादातर क्वेश्चन सैम्पल पेपर और ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि एग्जैक्ट आंसर के साथ आपको याद करने हों, या फिर आपको एक बार आप इसे मेरे से सुन लेंगे और एक आप बार खुद रीड कर लेंगे, तब तो ये आपको क्वेश्चन पक्के तरीके से हो जाएंगे। तो ऐसे ही सारे चैप्टर्स के बनाऊंगी। अगर आपको अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ अच्छे लग रहे, मैं आगे और कंटिन्यू करती रहूँगी, वरना मैं 1-2 चैप्टर्स आपको एज अ सर्च देखती हूँ। तो पहला आपका क्वेश्चन है, व्हेन डू द residents of Aslis realize how precious their language is to them। तो एसलिस यानी जो फ्रेंच के लोग थे, फ्रांस के लोग को ही एसलिस के रेजिडेंट्स जो जहाँ पे रहते हैं उन्हें रेजिडेंट्स कहते हैं। तो एसलिस के रेजिडेंट्स को ऐसा कब रियलाइज़ हुआ कि उनकी लैंग्वेज कौन सी है? फ्रेंच लैंग्वेज है। फ्रेंच लैंग्वेज उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीशियस है। तो आप इसका आंसर करेंगे इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। हमारी स्टोरी, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप करते हैं तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। हमारी जो स्टोरी लास्ट लेसन में, जो फ्रेंच की डिस्ट्रिक्ट थी एसलिस एंड लॉरेन हैड पास इनटू प्रशियन हैंड्स। जब फ्रेंच की जो 2 डिस्ट्रिक्ट थी एसलिस एंड लॉरेंस, उन्हें प्रशियन यानी प्रशिया के हाथों सौंप दिया गया। एंड दे रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन से उन्हें एक ऑर्डर आया कि अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही एसलिस और लॉरेन की जगहों पे पढ़ाई जाएगी। पहले क्या पढ़ाई जाती थी? जैसे हम इंडिया में रहते तो हमें हिंदी भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है हमारी। बट फ्रांस की तो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना उसकी फ्रेंच, अब फ्रेंच पढ़ाई जाती होगी वहाँ पे। वैसी प्रशिया की, जर्मनी होती है। तो यहाँ पे अब जर्मनी ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, यानी प्रशिया ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि पहले प्रशिया जर्मनी एक ही था, अब अलग हुए हैं। बट पहले का हम बोल रहे हैं, तो प्रशिया ने उस पर कब्ज़ा कर लिया और अपनी लैंग्वेज जर्मन पढ़ाने के लिए बोला कि अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। और ऐसा क्यों करते हैं लोग? वो ऐसे इसलिए करते हैं कि लोग अपनी लैंग्वेज को भूल जाएंगे ना, तो अपना वो सब कुछ भूल जाएंगे और हमारे कब्ज़े में आ जाएंगे। दे स्टार्टेड, और फिर ऐसा होने लगा कि हाँ अब तो जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब तो हम जिस तरीके से हम कहते हैं कि हम इंडियंस हैं, हमारी नेशनलिटी क्या है कि हमें हिंदी आती है, हम सब अपने आप को एक जैसा मानते हैं। वैसे ही जर्मन्स भी जो होते हैं वो वैसे ही जो फ्रेंच है वो उनकी लैंग्वेज फ्रेंच है, तो वो अपने लिए उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि हाँ अब तो हमें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, हमारे ऊपर कब्ज़ा कर लिया, अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ कितनी प्रीशियस लैंग्वेज है हमारे लिए। दे ऑल्सो लर्न हाउ इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर ऑफ वंस ओन कंट्री। और उन्हें ये भी पता चला कि हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। दिस इंसिडेंट एक्चुअली अराउज द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म अमॉन्ग द मास। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ना, उन तो लोगों के अंदर देशभक्ति जुड़ गई कि हाँ हमें अपने देश को बचाना है, तो हमें अपनी लैंग्वेज को बचाना होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, अब आपने देखा क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्वेश्चन आपका समरी टाइप से ही निकल रहा था, बट आपको क्वेश्चन को पढ़ने की तरह, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है पढ़ने में, बट आंसर उसका वही होगा। A crisis brings out our true capacity for compassion kindness। यानी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम क्या करते हैं?
कि जब भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हमारी खुद की जो हमारा कंपैशन है, हमारी जो कैपेसिटी है, ट्रू सेल्फ होता है, मतलब कोई जो हाँ किसी पे प्रॉब्लम आई है तो हम उसको सॉल्व कर सकें, वो वाला जो कैपेसिटी होती है, ये ट्रू कंपैशन होता है, वो निकलता है। तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए एम हैमल फ्रॉम लास्ट लेसन, आपको लास्ट लेसन में जो एम हैमल है कैरेक्टर, हमारे जो टीचर हैं, एज एन एग्जाम्पल रख के बताना है। तो हमने देखा कि अब हम आंसर करेंगे जो क्राइसिस, इनमें क्या प्रॉब्लम आई कि वो प्रशिया ने फ्रांस को अपने हाथों में अपने आप में मतलब कैद कर लिया। लूजिंग फ्रांस टू द प्रशियन ब्रिंग्स आउट एम हैमल कंपैशन, यानी जब फ्रांस उनसे हाथों से जा रहा था, मतलब प्रशियन ने अब कब्ज़ा कर लिया है, तो एम हैमल का कंपैशन हमारे यहाँ दिखता है कि वो अब उन्हें पता चल गया कि अगले दिन से जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो आप हमारे एस्लेस और लॉरेन जगह पे नहीं पढ़ाई जाएगी, और उनका लास्ट डे है यहाँ पे। तो ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सब मैं बता रही हूँ आपको। तो लास्ट डे है उनका यहाँ पे, अब उन्हें क्या करना है, आज जितना पढ़ाना है आज ही जान के पढ़ा देंगे। तो वो उनकी कंपैशन पे कि आज ही मैं सारी फ्रेंच इन पे, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट वो ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं गैर कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, अपना स्टिक जो रोज़ एकदम खड़ूस से बने रहते हैं, जैसे फ्रांस ने बताया भी था, एंड वो स्टिक नहीं होते हैं, बच्चों से बात करते हैं और क्लास में जेंटल रहते हैं और अंडरस्टैंडिंग मैनर, यानी हाँ हर चीज़ समझते हैं। और हर चीज़ कैसे समझते हैं, जब वो कहते हैं ना कि तुम्हारी भी गलती नहीं है फ्रांस, गलती तो मेरी भी है कि मैं भी फ़िशिंग करने चले जाता था। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं। ही डज़ नॉट, और उस दिन उन्होंने अपना रूलर यूज़ नहीं करा, जिससे वो स्केल से जैसे मारते हैं ना जैसे टीचर, वैसा वो भी यूज़ नहीं करा, बट उन्होंने और उनके अंदर नॉलेज। और अब यहाँ पे कुछ वर्ड जैसे हाईलाइट है, वैसे आप भी अपने जो आंसर शीट में उसे हाईलाइट कर सकते हैं, एंड ये वर्ड्स आप अगर यूज़ कर रहे हैं अपने आंसर में, तो ऑफकोर्स आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा यानी जो आपको नॉर्मल वोकैबलरी को छोड़ के एडवांस पे अगर कुछ वर्ड्स भी लिखेंगे, ये नहीं कि बुक टू बुक आपको आंसर एकदम छाप देना है, वैसा नहीं करना है। आपको कुछ वर्ड्स ऐसे चुनने हैं जो आपको अपने आंसर में डालने हैं, और एक चैप्टर से कितने ही वर्ड्स होंगे, 15 वर्ड 10 वर्ड होते होंगे, उन्हें आपको देखने हैं, और जो हर आंसर में आपके फिट हो जाते हैं। आगे ही एडमिट हिज ओन फॉल्ट, उन्होंने बताया कि मेरी भी गलती थी, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं इस लैंग्वेज को सीख पाए, और वो उसके लिए सॉरी भी बोलते हैं फॉर दैट चॉइस दैट ही मेड एज अ टीचर। ही डज़ नॉट बेरेट फ्रेंड्स व्हेन फ्रांस इज़ अनेबल टू रिसाइट इन फ्रेंच। और जब फ्रांस को जो याद करके लाने बोला था पार्टिसिपल के ऊपर, वो भी जब फ्रांस नहीं याद करके आता है तो वो उसे उसके लिए डांटते भी नहीं है, वो उसके पीछे का रीज़न समझते हैं, उसकी फैमिली की लिमिटेशंस being given by M. Hamel. M. Hamel delivers the last lesson with patience, और जो लोग लास्ट लेसन वो पढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंस से, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से, और ही स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग दैट ही लव्स अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। और वो हर चीज़ बताते हैं कि वाह उन्हें क्यों पसंद है फ्रेंच लैंग्वेज, तो वो यहाँ पे हमें सारे रीज़न बताते हैं। और M. Hamel chokes up at the end of the lesson and is unable to speak. His fixed eye on everyone in the class, feeling extremely sentimental and kind of gaze. और उनकी जो आँखों में मतलब अब वो यहाँ पे 20 साल से 40 साल से सर्विस कर रहे हैं कि स्कूल में पढ़ा रहे हैं इतने अपने पूरे करियर में, और अगले दिन बोल दें कि हाँ अब तुम जाओ यहाँ से, तो वो इंसान कहाँ जाएगा, और कहीं भी जाएगा, क्योंकि अब फ्रेंच तो जाते हैं फ्रांस के लोग ही बोलेंगे और कहीं के लोग तो बोलेंगे नहीं, तो उसमें ही उन्हें लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, तो वो होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, डिड्यूस वाई द एक्ट ऑफ M. Hamel राइटिंग वीवा ले फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड इज़ कंसिडर्ड सिम्बॉलिक। यानी आपको बताना है, रिड्यूस का मतलब भी बताना ही होता है, रिड्यूस एड्यूस के सब सेम होते हैं। तो M. Hamel जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वीवा ला फ्रांस, अब किस को वीवा ला फ्रांस का मतलब पता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अभी। तो वैसे शायद आपने बता दिया होगा, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, और ऑफकोर्स आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप सबको पता होगा। तो इसे सिंबॉलिक क्यों कहते हैं कि हाँ लाइक
अब तो फ्रांस कब्जे में आ गया, अब लॉन्ग लिव कैसे रहेगा फ्रांस, ये भी तो एक सिंबल की तरफ जा रहे हैं ना कि हाँ कैसे रहेगा, एक तरह से आयरनी लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एम हैमिल वॉज प्राउड टू बी अ फ्रेंच मैन। एम हैमिल को मतलब प्राउड था अपने आप पे कि हाँ वो फ्रेंच मैन है, फ्रेंच में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं। सो यहाँ पे मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, शायद थोड़ा सा एक्सेंट में प्रॉब्लम। फ्रेंच आपका जो होता है वो देश होता है, फ्रांस जो है वो बॉय का नेम है, और फ्रेंच आपकी लैंग्वेज होती है। फ्रांस देश है, फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रांस जो है वो बॉय का नेम है। तो ये आपको गलती नहीं करनी इसमें। तो एम हैमिल के अकॉर्डिंग जो फ्रेंच है वो बहुत ब्यूटीफुल लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, मतलब सबसे प्यारी लैंग्वेज है फ्रेंच। और उन्होंने अपना जो देशभक्ति, अपना जो फीलिंग थी वो शो करी वीवा ले फ्रांस लिख के ब्लैक बोर्ड पे। इट हैज़ अ सिम्बॉलिक मीन, इसका सिम्बॉलिक मीन ये है कि नॉट जस्ट फ्यू वर्ड्स रिटन ऑन द बोर्ड, इट कैरीज द वैल्यू ऑफ पैट्रियटिज्म, कि सिर्फ कुछ वर्ड्स ही नहीं लिख दिए उन्होंने अपना जो देशभक्ति है, जो अपना फीलिंग है, अपना कल्चर आइडेंटिटी है, कि फ्रेंच ही उन्हें एक मात्र लैंग्वेज ही है जो हमें बता सकती है कि हाँ हम किस जगह से बिलोंग करते हैं। अगर आप समझ लो आप दो लोग हो, पंजाबी हो आप, और आप बाहर देश कनाडा में मिलते हो, तो हाँ क्या मतलब ये तो इंडियन वाला मिल गया। या फिर आपने अभी ट्रेंड भी चल रहा था कि कोई मेरी तरह का सेम गाना सुनता है, या कोई हिमाचली गाना ही सुन रहा है और मैं भी हिमाचली गाना सुन रही हूँ, तो हाँ हमारी वाइब मैच हो जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी कि अपना फीलिंग जो है, पैट्रियटिज्म है, वो लैंग्वेज के प्रति बहुत होता है लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कमेंट ऑन रिग्रेट एज अ थीम। अब रिग्रेट होता है हाँ कि हम पे कब्जा कर लिया लोगों ने, अब रिग्रेट होता है लोगों को, अब रिग्रेट हो रहा है उन सभी लोगों को, एम हैमिल को, फ्रांस को, हर इंसान को रिग्रेट हुआ है। तो ये आपको रिग्रेट के ऊपर बताना है विद एनी 2 एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी। द लास्ट लेसन इन द एग्जाम्पल, डू यू थिंक द कैरेक्टर रिग्रेट इज़ जस्टिफाइड। तो लास्ट लेसन में जो आपका चैप्टर है उसमें कैरेक्टर्स का रिग्रेट होना क्या सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो थीम ऑफ द रिग्रेट रन्स थ्रू द स्टोरी लास्ट लेसन। तो जो रिग्रेट होने की जो थीम है वो लास्ट लेसन में है, यही लास्ट लेसन इसके ऊपर बेसिस है। When Franz entered the classroom, he noticed the elders from his class village sitting in the class. जब फ्रांस अपने क्लासरूम में आता है ना, तो वो देखता है कि बहुत सारे विलेजर्स यानी गांव के लोग स्कूल में आपके स्कूल में कभी आए गांव के लोग? हाँ, टीचर्स पीटीएम में आते ना पेरेंट्स के साथ, ऐसे तो कभी आगे नहीं बैठ जाते ना, वैसे ही। द विलेजर रिग्रेट नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज वेल इनफ एंड नाउ अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर आइडेंटिटी एज फ्रेंचमैन। अब विलेजर इसलिए आए क्योंकि उन्हें रिग्रेट है। उन्हें रिग्रेट क्यों? क्योंकि अब उनकी लैंग्वेज उनसे छिन गई ना, उन्होंने कभी पढ़ी, वो जब पढ़ाते थे तब भाग जाते थे, और अब उनकी जो आइडेंटिटी है वो नहीं है अब एज अ फ्रेंच। फ्रांस इज डिस्ट्रेस एज वेल एज फील रिग्रेट फॉर नॉट टेकिंग इन फ्रेंच लेसन सीरियसली। अब फ्रांस क्यों रिग्रेट में था? क्योंकि उसने जब उसे पढ़ाया जा रहा था तब उसने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। उसने भी ये कहा कि मुझे लास्ट लेसन वाले दिन ही सब कुछ समझ आया, बाकी दिन कुछ नहीं आया मुझे समझ। ही विशेस दैट ही कुड गेट अनदर चांस टू लर्न द लैंग्वेज, और वो चाहता था कि काश मुझे एक चांस और मिल जाता। इसे ही तो रिग्रेट की फीलिंग कहते हैं ना, कि काश मैं उस वक्त ये कर लेता, काश मैं उस वक्त ये कर लेती। वन डे of the lesson, everyone is sad. I don't think the regret is justified. On the day of lesson, everyone is sad. यानी लास्ट लेसन के दिन तो सभी सैड थे. I don't think the regret is justified. अब इसमें तो लिखा कि मुझे नहीं लगता कि जो रिग्रेट है वो जस्टिफाइड है. No one could have predicted how things would turn out, and it is not correct to blame oneself for this little thing in the past. और कोई भी ऐसा नहीं है कि उसे पता हो कि हाँ अब रिग्रेट को बुक के अकॉर्डिंग तो ऐसा बोला गया कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रिग्रेट होना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता. अभी मैं भी, अगर आप भी पढ़ाई को टाल देते हैं, तो आपको अगर आगे जाके पढ़ाई ही ना हो तो ये आपके लिए अच्छा है. बट एक तरह से जिसे पढ़ना पसंद है उसके लिए तो बुरा हुआ ना. या पढ़ाई का कोई ये तो बहुत
अलग ही एग्जाम्पल होता है, क्योंकि पढ़ाई से तो सब बचना चाहते हैं। कोई और भी चीज़, कोई भी, जिससे अगर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमें इतना फोर्सफुली बोला जाता है कि करो करो करो, और एट द एंड वो जब वो हमसे चला जाता है, यानी तो हमें बहुत रिग्रेट होता है। जैसे हम अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लड़ाई कर लेते हैं और फिर बाय चांस उनकी डेथ हो जाती है, तो हमें कितना रिग्रेट होता है कि हम उस वक्त उन्हें सॉरी बोल देते हैं। तो यही चीज़ बट बुक में या फिर इस आंसर में ऐसा दिखाया है कि नहीं रिग्रेट हुआ, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ना कि फ्रेंच लैंग्वेज हमसे हट जाएगी, मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, हमें आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसमें रिग्रेट को जस्टिफाइड नहीं करा है। बट आपके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो रिग्रेट जस्टिफाइड है कि हाँ, रिग्रेट तो होता है कि हाँ, हम पहले क्यों नहीं पढ़ा हमने, ये वाला तो मेरे लिए ये है। बाकी हाँ, आप बुक का भी आंसर लिख सकते हैं, अपना भी आंसर लिख सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ थिंग ओनली ऑन लूजिंग इट। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी। आप चीज़ों की सही वैल्यू तभी समझते हैं जब आप उसे खो देते हैं। तो ये तो रियलिटी है कि हमें जब कुछ मिल जाता है तब हम उसकी कदर छोड़ देते हैं, और जो हमें से छिन जाते हैं तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। तो आगे इसका आंसर देखते हैं। हमें ऐसे तो लिखना नहीं है ना, हमें तो एज पर चैप्टर लिखना है। तो आप चैप्टर वाइज लिखेंगे। प्रश्न पुट्स अ बैन ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज, पीपल रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ होल्डिंग ऑन टू देयर मदर लैंग। तो प्रश्न ने बैन कर दिया कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी फ्रांस के एस्लेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे हमें लोगों को रियलाइज होती है इम्पॉर्टेंस होल्डिंग अपनी, मतलब अपनी मदर लैंग्वेज की, अपनी मदर टंग की कितनी इम्पॉर्टेंस होती है। तो या फिर आप इसका डिटेल आंसर लिखेंगे। एम हैमल वॉज कंसाइडर्ड स्ट्रिक्ट। एम हैमल को स्ट्रिक्ट माना जाता था, और वो वर्क गिवन बाय हिम वर नॉट टेकन सीरियसली। यानी वो मतलब उन्हें स्ट्रिक्ट माना जाता था और वो अपने काम को सीरियसली लेने लेते थे ज़्यादातर। ये आफ्टर ही वॉज ऑर्डर टू लीव द कंट्री, जब उन्हें बोला कि तुम्हें देश छोड़ना पड़ेगा, विलेजर रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो विलेजर्स को, बाकी सबको, लोगों को अपनी सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करना होता है लैंग्वेज में, वो रियलाइज़ हुआ। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं अगर 1 मार्क हो। डिटेल आंसर में यू रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ थिंग ओनली ऑन लूजिंग इट, तो आप ये लिखेंगे। व्हेन प्रश्न पुट अ बैन ऑन फ्रेंच लैंग्वेज, सॉरी। तो डिटेल आंसर मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही, आपको मैंने यहाँ पे फ्रेजेस बता दिए कि आपको क्या लिखना है। कि आपको किसी चीज़ की ट्रू वैल्यू तभी पता चलती है जब उसको लूज़ करते हैं, क्योंकि एम हैमल भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर वो पहले से ही सॉफ्ट स्पोकन होते, अंडरस्टैंडिंग होते, तो बच्चे इंटरेस्ट लेते उनकी पढ़ाई में। तो एक तो उनकी गलती, विलेजर्स ने भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, फ्रांस ने भी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया। तो ये सारे हो सकते हैं कि हम किसी चीज़ को जब खो देते हैं, एम हैमल ने अब उन्हें खो दिया, अपनी लैंग्वेज को खो दिया, तो वो अब उन्हें रियलाइज़ कर रहे हैं। तो ये आपको आंसर में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेजर सिटिंग एट द बैक इन एम हैमल्स क्लासरूम। तो आपको इम्पोर्टेंस बतानी है विलेजर्स की, जो एम हैमल के क्लासरूम में पीछे बैठे हुए थे। तो विलेजर्स जो थे वो पीछे इसलिए बैठे थे कि वो ट्रिब्यूट दे सके टीचर को। टीचर ने अपनी जो है वो 40 ईयर्स की लाइफ, यानी 40 साल, समझ लो 20 साल तक कोई पढ़ाई करता है और 40 साल यानी 60 साल की उम्र तक कोई अपनी पूरी लाइफ किसी स्कूल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो और समझ लो उस डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्कूल है, तो सब तो उस टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे ना। तो वही सब विलेजर्स थे, वो ट्रिब्यूट देने के लिए, एज अ थैंक यू देने के, आपने अपने हमारे बच्चों को पढ़ाया, हमें पढ़ाया, एज अ थैंक यू के लिए वो अपने सारे विलेजर्स क्लासरूम में आते हैं। दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट अटेंडेड स्कूल मोर ऑफन, और वो सॉरी भी थे कि उनके वक्त पे उन्होंने पढ़ाई ढंग से नहीं करी। एंड वांटेड टू थैंक एम हैमल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और वो उन्हें थैंक यू करना चाहते थे कि आपने 40 साल की ज़िंदगी अब हमारे स्कूल को कंट्रीब्यूट करी, अपने स्कूल को कंट्रीब्यूट करी, पढ़ाई को और टीचिंग को कंट्रीब्यूट करी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ इज़ द मदर टंग इम्पॉर्टेंट टू अ पर्सन, व्हाट डज एम हैमल द टीचर से अबाउट इट। मदर टंग एक पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। जस्ट लाइक मेरी मदर टंग हिंदी है, तो मैं हिंदी बोल रही हूँ,
तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों? अगर अब मेरे से कोई अगर ला के बोलते अब हिंदी मत बोलना, तो मैं क्या बोलूँगी कि मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगी कुछ, क्योंकि मैंने और कुछ सीखा ही नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे इंग्लिश भी पता है, बट बाय चांस हमें हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती। वैसे ही फ्रेंड्स के लोगों के साथ हुआ कि उन्हें फ्रेंच के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती, अब वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी से। तो मदर टंग जो है वो यूनिटी, इंटीग्रिटी यानी इंटीग्रेशन पता होता है आपको। अगर आप PCM स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि किसी चीज़ को जो टुकड़े होते हैं उन सबको यूनाइट करना इंटीग्रेशन के होते हैं। तो मदर टंग भी छोटी छोटी चीज़ों को लोगों को यूनाइट करने में हेल्प करती है। एम हैमिल मेड द विलेजर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। और एम हैमिल ने ऐसी बातें बोल के विलेजर्स को रियलाइज़ करा कि हाउ लैंग्वेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यूनाइट ईच अदर, एंड उसकी ब्यूटी बताई। ही एक्सप्रेस हिज डिसमे दैट होल पॉपुलेशन ऑफ एस्लेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगलेक्टिंग देयर मदर टंग। और उन्होंने बताया कि मैं ही नहीं या आप सभी नहीं, पूरी पॉपुलेशन जो है वो एस्लेस की या लॉरेन की, दोनों जगह की रिस्पॉन्सिबल है कि जो उन्होंने अपनी ही मदर टंग को नहीं सीखा। ही कॉल्ड अपॉन देम टू गार्ड इट अमॉन्ग themselves and never forget, and their language was key to their unity and liberation। और वो और ये भी कहते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमें अपनी लैंग्वेज को कभी भूलना नहीं है, सीखते रहना है, और जिससे हमारी यूनिटी बढ़ेगी। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सेम थीम पर ही बेस्ड है। मैं आपको क्वांटिटी नहीं दे रही हूँ, क्वालिटी दे रही हूँ। 4 क्वेश्चन भी आपने करे आज, 4 तो नहीं करे, 4 से ज़्यादा ही करे, 6-7 करे। उन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये 6 क्वेश्चन भी, एक चैप्टर में से 6 क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कर लिए। मैंने एक बार पढ़ा है, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, एक बार वीडियो स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके उन क्वेश्चंस को रीड कर लो, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन दिखाया, ये नहीं कि मैंने आधा आधा दिखाया हो। आप उन क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लीजिए, आपको चैप्टर पक्का है पूरा। तो आई होप, और इससे पहले चैप्टर को पढ़ के ज़रूर आना या समरी देख के आना, बिकॉज हमने यहाँ पे चैप्टर समरी नहीं करी है। और अगर आप कहेंगे मुझे तो मैं चैप्टर समरी भी करा दूँगी विद आपका जो थीम भी किस थीम पर बेस्ड है, क्योंकि इस चैप्टर को रिग्रेट की फीलिंग, रिग्रेट कैसे होता है, कैसे पेट्रियटिज्म की फीलिंग होती है, दोनों पे ही बहुत अच्छे से, मतलब ये थीम बहुत ज़्यादा 2-3 थीम इस पे बेस्ड है। तो वो हम समरी में पढ़ते हैं ये सब, या फिर चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको चैप्टर पढ़ा दूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।